हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा ये रीलोड माइंड का फिफ्थ लेक्चर है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम बड़ी ही इंपॉर्टेंट इन्वेंट्री से रिलेटेड ही बातें करेंगे। अब तो आपको इन्वेंट्री मेंटेन करनी आ गई है, कैसे हम सेल परचेज की एंट्रियां डालते हैं विद जीएसटी, सारा ट्रीटमेंट आपको आ गया है। आज मैं आप लोगों को जो करवाने वाला हूं, आइए उसकी थोड़ी कहानी जान लेते हैं। आज के लेक्चर के अंदर जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो अदर इन्वेंट्री फीचर से रिलेटेड होंगे। हम जानेंगे इंटीग्रेटेड अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री के बारे में, और अनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं और एक्टिवेट करते हैं इसके बारे में जानेंगे। यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी के बारे में हमारी आज की डिस्कशन रहेगी। यूज मल्टीपल प्राइस लेवल, परचेज ऑर्डर प्रोसेस, सेल ऑर्डर प्रोसेस और यूज ट्रैकिंग नंबर, ये हम सेल परचेज ऑर्डर में यूज करते हैं। और यूज रिजेक्शन इनवर्ड आउटवर्ड नोट्स, इसकी सारी कहानी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारे टॉपिक आज हमारे लेक्चर की डिस्कशन में रहेंगे। तो आइए इनकी डिस्कशन थोड़ी थोड़ी करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इंटीग्रेटेड इन्वेंट्री एंड अकाउंट्स कि अगर हमने अकाउंट्स और इन्वेंट्री दोनों को इकट्ठे मेंटेन करना है या नहीं करना, इसको हम बेटा इस ऑप्शन के जरिए डिसाइड कर सकते हैं। कैसे? आपने पहले F11 प्रेस करना है और अकाउंटिंग फीचर के अंदर जाना है। आप स्वास्तिक लिमिटेड यानी कि अपनी कंपनी को सिलेक्ट कर लीजिए, जिस कंपनी को आप ये अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो। तो ये पहली ऑप्शन देखिए, इस अकाउंटिंग फीचर के अंदर पहली ऑप्शन है मेंटेन अकाउंट्स ओनली। तो अगर आप अकेले अकाउंट्स मेंटेन करना चाहते हो, यानी कि आप स्टॉक आइटम्स मेंटेन नहीं करना चाहते, आप ये झंझट में नहीं पड़ना चाहते कि कितनी क्वांटिटी आपने परचेज की है, सेल की है, तो आप ये मेंटेन अकाउंट्स ओनली ऑप्शन को यस कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसको यस करोगे तो ये जो सेकंड ऑप्शन है इंटरग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री, ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। यानी कि हम सिर्फ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, हम स्टॉक आइटम क्रिएट नहीं कर सकेंगे। आपने इसको सेव कर लेना है एंटर करके। तो जैसे ही एंटर करके आप सेव करोगे तो आप देखोगे, जैसे ही बाहर आओगे गेटवे ऑफ टैली में, तो ये इन्वेंट्री की ऑप्शन ऊपर देखिए, सबसे ऊपर मास्टर के अंदर अकाउंटिंग इन्फो, उसके नीचे जो इन्वेंट्री की इन्फो है वो बंद हो गई है। यानी कि अब हम सिर्फ इस कंपनी के अंदर अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं, एंट्रियां नॉर्मल एंट्रियां डाल सकते हैं, लेकिन इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक आइटम ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उनकी एंट्रियां डाल सकते हैं। तो कई बिजनेस ऐसे होते हैं जिनको ये इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करनी होती, वो नहीं चाहते ये जानना कि कितनी गुड्स उन्होंने खरीदी हैं, कितनी क्वांटिटी बेची हैं, सिर्फ वो परचेज सेल से रिलेटेड यानी कि अमाउंट से रिलेटेड एंट्रियों को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तब हम ये अकाउंट्स इन्फो को फॉलो करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। और अगर आप F11 प्रेस करके अकाउंटिंग फीचर के अंदर जाओगे, अगर ये मेंटेन अकाउंट्स ओनली ऑप्शन को नो कर दो और इंटीग्रेटेड अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री को अगर आप यस कर दोगे, तो आप देखोगे कि आप दोनों ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगी। यानी कि आप अकाउंट्स भी मेंटेन कर सकोगे। आप देख सकते हो, आप अकाउंट्स लेजर अकाउंटिंग इन्फो के अंदर जाके क्रिएट कर सकते हो, और इन्वेंट्री इन्फो के अंदर स्टॉक ग्रुप, कैटेगरी, आइटम्स, यूनिट मेजरमेंट, लोकेशन क्रिएट कर सकते हो। तो ये आपने डिसाइड करना होता है कि अगर आप अकाउंट्स मेंटेन करना चाहते हैं तो अकेले अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हो, और अगर आपने साथ में इन्वेंट्री मेंटेन करनी है तो आप साथ में इन्वेंट्री भी मेंटेन कर सकते हो। तो चलिए अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था वो पॉइंट था जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन हम कैसे डालते हैं। तो जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन का मतलब ये है, आइए पहले इस एंट्री के बारे में जानने से पहले हम अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं। यहाँ पे हम एक पेमेंट की एंट्री डालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कैश में पेमेंट करना चाहते हैं। पहले हम अपनी एक कंपनी सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमने पहले ही बना रखी है। तो ये हमने कंपनी सिलेक्ट कर ली है। तो हम यहाँ पे कैश पेमेंट करने की कोशिश करते हैं या बैंक के जरिए पेमेंट करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे हम ये एक पर्सन है जिसको हम पेमेंट करना चाहते हैं, उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यानी कि हमें साई ट्रेडिंग कंपनी को पेमेंट करनी है। मान लेते हैं पेमेंट ये 20,000 की करनी है, लेकिन हम यहाँ पे अमाउंट नहीं डालना चाहते। हम ये मान के चल लेते हैं अभी कंफर्म नहीं है कि हमें इस साई ट्रेडिंग कंपनी को पेमेंट कितने की करनी है, लेकिन हम एंट्री डालना चाहते हैं बिना अमाउंट के। कहने का मतलब, जब आप टैली के अंदर बिना अमाउंट के कोई भी एंट्री डालना चाहते हैं,
पेमेंट की या रसीट की या जर्नल की या सेल की या परचेज की, जिसमें आपको पहले पता है कि आपने अमाउंट नहीं डालनी, यानी कि आपको अमाउंट श्योर नहीं है कि कितनी डालनी है, या आपको अमाउंट डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बिना अमाउंट के एंट्री डालना चाहते हो। अगर देखिए मैं बिना अमाउंट के एंट्री डालूंगा तो ये टैली एंट्री तभी डालेगी अगर मैंने क्या किया हुआ है, F11 के अंदर जाकर, ये देखिए F11 में हम अकाउंटिंग फीचर की जगह इन्वेंट्री फीचर के अंदर जाएंगे। ये इन्वेंट्री फीचर्स आ गई हैं। इसमें ये जो सेकंड ऑप्शन है अनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन, अगर हमने इसको यस किया हुआ है तो ये आप बिना अमाउंट के एंट्री डाल सकते हो। और जब आपको अमाउंट पता चले, या अगर आप अमाउंट नहीं डालना चाहते वो तो ठीक है, हमने एंट्री डाल दी है, अगर आपको बाद में अमाउंट पता चलती है तो आप बाद में अमाउंट डाल सकते हो, लेकिन फिलहाल बिना अमाउंट के हम एंट्री डालना चाहते हैं तो अनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन ये ऑप्शन यस होनी चाहिए। ये इन्वेंट्री फीचर के अंदर ऑप्शन होती है। अगर हम इसको नो कर दें तो अब देखिए क्या होगा, एक बार हम इसको नो करके देखते हैं कि क्या होता है। तो जैसे ही मैंने इसको नो किया, अब मैं एंट्री डालने की कोशिश करता हूं। कैश पेमेंट कर रहे हैं हम पेमेंट करेंगे सतीश को, तो मान लेते हैं हमने सतीश को पेमेंट करनी है 10,000 की पेमेंट करनी है। तो जैसे ही मैं इसको पेमेंट लेकिन यानी कि मुझे ये नहीं पता 10,000, हम यहाँ पे अमाउंट नहीं डालते, हम अमाउंट को डिलीट कर देते हैं। अमाउंट हमें नहीं पता कितनी अमाउंट डालनी है, हम बिना अमाउंट के एंट्री डालना चाहते हैं कि जब हमें अमाउंट पता चलेगी तब हम अमाउंट को डाल देंगे। फिलहाल अभी कंफ्यूजन चल रही है कि 10,000 अमाउंट डालनी है या 20,000 की अमाउंट डालनी है, अमाउंट कंसर्न नहीं है। तो आप एंट्री को सेव करने की कोशिश करोगे तो ये एरर आ जाएगी, नो एंट्री इन द वाउचर, क्योंकि आपने अमाउंट नहीं डाली है। और हमने वहां पे F11 के अंदर जाकर इन्वेंट्री फीचर के अंदर यहाँ पे अनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन को नो कर दिया कि हमारी ट्रांजैक्शन तभी डलेगी अगर हम अमाउंट डालेंगे, अगर हम अमाउंट नहीं डालेंगे तो वो ट्रांजैक्शन नहीं डलेगी, अगर ये ऑप्शन नो रहेगी। अगर आप इसको यस कर दोगे तो आप एंट्री जीरो रेट पे डाल पाओगे। तो कहानी आपको क्लियर है। तो चलिए अगली ऑप्शन के ऊपर चलते हैं। तो कहानी आपको इसमें समझ में आ गई कि कोई भी एंट्री आपने बिना अमाउंट के डालनी है तो इस ऑप्शन को आपने एक्टिवेट करना है। तो अगली ऑप्शन है यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी। तो आइए इसकी कहानी आपको बताता हूं। मान लीजिए हम अकाउंटिंग वाउचर के अंदर चलते हैं, तो अब हम परचेज की एंट्री डालने वाले हैं। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, ये जो परचेज की एंट्री हमारी होने वाली है, तो ध्यान से इस एंट्री की तरफ देखना है आपने। तो ये जो हम परचेज की एंट्री डालने जा रहे हैं, तो आपने परचेज सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे परचेज सप्लायर इनवॉइस नंबर डालेंगे हम। यहाँ पे आपने परचेज सप्लायर नंबर डालना है और यहाँ पे डेट डालेंगे और यहाँ पे पार्टी सिलेक्ट करेंगे। तो लेकिन एंट्री डालने से पहले हम एक ऑप्शन एक्टिवेट करने वाले हैं। सभी इस ऑप्शन की तरफ देखिएगा, फिर मैं आपको ये ऑप्शन समझाऊंगा। पहले आपने ये ऑप्शन देख लेनी है। आपने इन्वेंट्री फीचर के अंदर जाना है, पहले F11 प्रेस करना है, इन्वेंट्री फीचर्स के अंदर जाना है। इसके अंदर ऑप्शन है, ये ऑप्शन देख सकते हो आप, यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम, आपने इसको यस कर लेना है। इसका मतलब क्या है, एक बार मैं आपको समझाऊंगा एंट्री के अंदर। फिलहाल अभी आप ये समझिए कि परचेज सेल की एंट्री डालने से पहले हम इस यूज सेपरेट एक्चुअल बिल क्वांटिटी कॉलम को यस कर लेंगे। तो हमने इस ऑप्शन को यस कर लिया है। तो चलिए इसका फायदा क्या है, इसका मतलब क्या है, आइए आपको बताता हूं। तो ध्यान से देखिए इसको। तो परचेज आप देख सकते हो एंट्री ये हमारी डल रही है, लेकिन इसके अंदर आप देख सकते हो कुछ चेंजेस हुए हैं। क्या चेंजेस हुए हैं, ये जो क्वांटिटी है यहाँ पे दो कॉलम बन गए हैं, एक्चुअल का और बिल्ड का। इसका मतलब क्या है अब हम ये जानेंगे। पहले हमने ऊपर सप्लायर का इनवॉइस नंबर, डेट डाल लेनी है और उसके बाद पार्टी जिससे हमने गुड्स परचेज की हैं, तो वो पार्टी हम सिलेक्ट कर लेंगे। मान लेते हैं हमने ये रेगुलर परचेज की है और ये हमने परचेज विद इन द स्टेट लोकल परचेज की है 12% के ऊपर, और हमने आइटम खरीदी है, आइटम सेलेक्ट करते हैं। ये हमने आइटम सेलेक्ट कर ली जो आइटम परचेज की है, और ये ट्रैकिंग नंबर को नॉट एप्लीकेबल देंगे, लिस्ट ऑफ ऑर्डर को नॉट एप्लीकेबल। इसकी कहानी भी आज हम समझेंगे। और ये लोकेशन के अंदर जाके हम सिलेक्ट करेंगे
ये आइटम हम कहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे न्यू बैच नंबर हम डालेंगे। ये नया बैच नंबर हम डालने जा रहे हैं। अब समझिए बेटा ये क्वांटिटी का क्या मतलब है। अब समझने वाली बात है कि ये क्वांटिटी का क्या मतलब है, एक्चुअल और बिल क्वांटिटी। तो बेटा ये ऑप्शन हम तब एक्टिवेट करते हैं जैसे मान लीजिए हमने एक्चुअल क्वांटिटी खरीदी है 140, ध्यान से सुनिएगा, हमने एक्चुअल क्वांटिटी 140 खरीदी है, लेकिन जो हम पैसे देंगे यानी कि जो हम मनी पे करेंगे हम 120 पैकेट्स की पे करेंगे, यानी कि क्वांटिटी आई है 140 लेकिन हमारी बिल की जिसके ऊपर हम पैसे देंगे, जितनी अमाउंट की जितनी क्वांटिटी के ऊपर हम पैसे देंगे वो 120 क्वांटिटी के ऊपर देंगे। ये हमने 100 रुपीज के बेस पे खरीदी है और कोई डिस्काउंट नहीं दिया। तो ये देखिए बेटा, अब क्वांटिटी बिल क्वांटिटी 120 है, रेट 100 है, तो हमने 12,000 रुपीज देने हैं, लेकिन क्वांटिटी हमारे पास आएगी 140। तो जब एक्चुअल क्वांटिटी ज्यादा हो, हमारे पास ये 20 जो पैकेट्स हैं ये हमें फ्री में मिल रहे हैं, लेकिन हमें मिले हैं 140 और हमने पैसे देने हैं 120 के, तब हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं कि जब एक्चुअल क्वांटिटी तो हमें ज्यादा या कम मिल रही है, लेकिन जो बिल क्वांटिटी है वो अलग है और एक्चुअल क्वांटिटी अलग है। हमें क्वांटिटी मिल रही है 120 लेकिन हमें पेमेंट जो करनी है वो 120 पैकेट्स की करनी है और रेट है 100, तब हम इस एक्चुअल बिल क्वांटिटी का यूज करते हैं, यानी कि इस ऑप्शन को एक्टिवेट करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया कि जब बिल क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी में फर्क होता है, एक्चुअल क्वांटिटी जो हमारे पास आ रही है ज्यादा है और बिल क्वांटिटी कम है, और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट डालेंगे। तो ये एक्सपायरी डेट डाल देते हैं दिसंबर 2017 और ये एंट्री हमने डाल दी। मान लेते हैं एक आइटम हमने और खरीदी है, एक आइटम हम और परचेज करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, एक आइटम हम और परचेज करेंगे, यहाँ पे एक आइटम हम और खरीदने वाले हैं। तो ध्यान से एक और आइटम हम खरीदने वाले हैं, देखिएगा। तो ये हमने आइटम सेलेक्ट कर ली है जो हमने खरीदनी है, इसका हम पहले बैच नंबर डाल देते हैं, ये बैच नंबर डाल दिया और हमें 200 इसके स्टिक्स मिले हैं, स्टिक्स यानी कि हमने 200 आइटम्स खरीदी हैं, लेकिन जो हमने पैसे दिए हैं वो 150 स्टिक्स के दिए हैं, 150 आइटम्स के दिए हैं और एक स्टिक है बेटा 50 रुपीज की, यानी कि जो हमें पैसे चार्ज किए जाएंगे वो 7500, 150 मल्टीप्लाई बाय 50, लेकिन जो क्वांटिटी हमारे पास एक्चुअल में आई है वो 200 क्वांटिटी आई है। तो जब एक्चुअल क्वांटिटी और जो बिल जिसके हमने पैसे देने हैं, हमने पैसे 150 के देने हैं और रेट है 50, 7500 देने हैं और क्वांटिटी आई है हमारे पास एक्चुअल में 200, तब हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। तो कहानी आपको क्लियर है कि कब हमने ये एक्चुअल बिल क्वांटिटी और बिल क्वांटिटी में फर्क समझ में आया और इस ऑप्शन को हमें कब यूज करना है। तो इस तरह से हम ये यूज करते हैं। एक और बात बता देता हूं, एक और आइटम डाल के देखते हैं, जैसे अमूल बटर 500 ये हमने खरीदे, इसकी बात करेंगे हम, और ये अमूल शोरूम जहां पे हमारी ये गुड्स पड़ी हैं, जहां से हमने रखनी है, और ये हम इसके ऊपर बैच नंबर डाल देते हैं। और उसके बाद बेटा मान लेते हैं ये जो आइटम हमने खरीदी हैं ये 120 क्वांटिटी पैकेट खरीदे हैं और बिल भी 120 का ही लगेगा। ऐसे भी हो सकता है जितनी क्वांटिटी खरीदी है उतने के ही आपको पैसे देने हैं, तो एक्चुअल क्वांटिटी भी 120 रहेगी और बिल क्वांटिटी भी 120, रेट मान लेते हैं 100 रुपीज है और रेट 100 डाल दिया, तो देखिए 12,000 देने हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि जितनी क्वांटिटी खरीदी है उतने ही हमने पैसे देने हैं, 120 एक्चुअल क्वांटिटी और बिल क्वांटिटी भी 120 है। तो ऐसे हम ये एंट्री डाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये एक्चुअल और बिल क्वांटिटी का फंडा समझ में आ गया होगा। और अगर आप चाहें तो एक्चुअल क्वांटिटी ऐसे भी हो सकता है, एक्चुअल क्वांटिटी हमारे पास कम आई हो और बिल क्वांटिटी ज्यादा हो, ये भी हो सकता है, जैसे 100 क्वांटिटी हो एक्चुअल और बिल क्वांटिटी 120 हो, लेकिन ऐसा नॉर्मली केसेस के अंदर नहीं होता, हमेशा एक्चुअल क्वांटिटी ज्यादा होती है, जो पैसे हमने देने होते हैं वो कम हो सकते हैं। तो चलिए इसके बाद आपको पता है ये लोकल परचेज हुई है 12% जीएसटी पे, तो हम 6% इनपुट जीएसटी लगाएंगे, 6% इनपुट जीएसटी।
चार्ज करेंगे। परचेज की है हमने, इसके लिए हम ये इनपुट जीएसटी चार्ज करेंगे। पहले यहाँ पे डेट सेट कर लेते हैं, ये 1 जुलाई 2017 की एंट्री है, तो ये इनपुट सीजीएसटी 6% हमने चार्ज कर लिया है और इनपुट एसजीएसटी हम 6% चार्ज करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया लोकल परचेज, और आपको पता चला एक्चुअल बिल क्वांटिटी और ये एक्चुअल और बिल क्वांटिटी में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं। आज का हमारा इस अदर इन्वेंट्री फीचर से रिलेटेड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यूज मल्टीपल प्राइस लेवल। तो ये यूज मल्टीपल प्राइस लेवल क्या होता है, थोड़ा नाम से ही पता चल रहा है कि जब हम सेल करते हैं, गुड्स सेल करते हैं, तो अलग अलग रेट के ऊपर सेल करते हैं। कैसे, आइए मैं आपको बताता हूं इसकी कहानी कि कैसे हम अलग अलग रेट के ऊपर सेल करते हैं। हमें F11 के अंदर जाना है, इन्वेंट्री फीचर्स के अंदर जाना है, स्वास्तिक अपनी कंपनी को सिलेक्ट करेंगे और इसके अंदर ये ऑप्शन होती है यूज मल्टीपल प्राइस लेवल, इसके ऊपर हम एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हम अपने प्राइस लेवल डिसाइड करते हैं, क्योंकि जब हम गुड्स बेचते हैं, होलसेल रेट पे बेचते हैं तो हमारे अलग रेट होते हैं, रिटेल प्राइस पे हम सेल करते हैं तो हमारे अलग रेट होते हैं। अगर मान लेते हैं एक डीलर प्राइस है, अगर हमारे डीलर हैं जो हमसे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स परचेज करते हैं, तो हम उनसे अलग रेट के ऊपर गुड्स की प्राइस चार्ज करते हैं। यानी कि आइटम एक ही है लेकिन रेट अलग अलग हैं, तो हम रेट के बेटा लिस्ट तैयार कर सकते हैं। प्राइस लेवल का मतलब हम कंपनी की प्राइस लिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो होलसेल प्राइस लिस्ट, रिटेल प्राइस लिस्ट, डीलर प्राइस लिस्ट, तो जितनी भी हमारी लिस्ट होंगी, अलग अलग लिस्टें होंगी, वो नाम हम यहाँ पे लिख लेंगे कि जब हमारे पास कोई होलसेल में खरीदने आएगा हम उसको क्या रेट चार्ज करेंगे, अगर कोई रिटेल में यानी कि एक या दो चीजें खरीदने के लिए आता है, एक या दो आइटम खरीदने के लिए आता है, तब हम क्या रेट चार्ज करेंगे, और अगर हमारे पास लार्ज क्वांटिटी में कोई खरीदने आता है तो हम उससे डीलर प्राइस चार्ज करेंगे। तो ये हम नाम यहाँ पे लिखने हैं आपने, होलसेल प्राइस, रिटेल प्राइस, डीलर प्राइस। तो ये हम लेवल इसको बोलते हैं लेवल प्राइस। तो यहाँ पे हमने सिर्फ नाम लिखने होते हैं। तो ये ऑप्शन कहाँ पड़ी होती है, इन्वेंट्री फीचर्स के अंदर ये ऑप्शन पड़ी है यूज मल्टीपल प्राइस लेवल। तो आपने यहाँ पे यूज मल्टीपल प्राइस लेवल पर यस करना है। जैसे ही आप यूज मल्टीपल प्राइस लेवल पर यस करोगे तो आपकी ये ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया कैसे हमें ये ऑप्शन को यूज करना है। तो जैसे ही आपकी ये बेटा आपने ऑप्शन एक्टिवेट कर कर यहाँ पे ये प्राइस लेवल डाल दिए, ये जो हमने प्राइस लेवल डाले, होलसेल प्राइस, रिटेल प्राइस और डीलर प्राइस, यहाँ पे आपने नाम लिखने हैं। तो ये मल्टीपल प्राइस लेवल की ऑप्शन हमारी टैली के अंदर एक्टिवेट हो जाएगी। तो आप देखोगे इन्वेंट्री इन्फो के अंदर जाकर आपने देखना है, इसके अंदर आपकी ऑप्शन होगी ये पड़ी है प्राइस लिस्ट। तो अब हम जितनी भी हमारी आइटम है उनकी प्राइस लिस्ट तैयार करेंगे, यानी कि जो भी हम सामान बेचते हैं उनकी प्राइस लिस्ट आप स्टॉक ग्रुप वाइज भी तैयार कर सकते हो, यानी कि कंपनी के नेम के बेस पे या स्टॉक कैटेगरी के बेस पे भी ये लिस्ट बना सकते हो। जैसे हमने स्टॉक कैटेगरी सिलेक्ट किया, जैसे हमने ये कैटेगरीज बना रखी हैं, क्रीम, घी, लस्सी, मिल्क, सॉस, तो हम जैसे सिलेक्ट कर लेते हैं हमें क्रीम की, जितनी भी क्रीम की आइटम्स हैं हमारे पास उनकी हमें प्राइस लिस्ट तैयार करनी है। तो ये हमारे पास लिस्ट आ जाएगी कि हमें डीलर प्राइस की तैयार करनी है या रिटेल प्राइस की तैयार करनी है या होलसेल प्राइस की तैयार करनी है। तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमने पहले होलसेल प्राइस लिस्ट तैयार करनी है। तो ये वो नाम है जो हमने जब मल्टीपल लेवल की एक्टिवेशन की थी वहां पे जो नाम दिए थे, कौन कौन सी हमारी लिस्टें हैं, यानी कि किस रेट के ऊपर हम गुड्स बेचते हैं, डीलर प्राइस पे, रिटेल प्राइस पे, होलसेल प्राइस पे, तो वहां पे हमने नाम लिखे, वो लिस्ट हमें नजर आ रही है। सबसे पहले हम होलसेल रेट डालेंगे और ये डेट कि कौन सी डेट से हमारे ये रेट लगने शुरू हो जाएंगे। तो ये 1 जुलाई 2017 से ये हम चाहते हैं कि इसके बाद जो भी हम सेल की एंट्री डालें, ध्यान रखना है बेटा ये भी कि ये जितने भी रेट लगेंगे, चाहे होलसेल रेट है, चाहे ये
आप कह सकते हो रिटेल प्राइस है, चाहे ये डीलर प्राइस, ये सेल के ऊपर लगेंगे प्राइस लेवल होलसेल प्राइस। तो आपका ये अप्लाई होना 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा 2017। जो भी डेट आप यहाँ पे डालोगे उस डेट से ये रेट लगेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही आइटम है अमूल क्रीम के अंदर, तो ये हम आइटम सिलेक्ट करेंगे अमूल क्रीम। और यहाँ पे फ्रॉम और लेस देन, इसका क्या मतलब है, अब इसको भी ध्यान से समझिए। तो मान लीजिए कि जो आप ये गुड्स बेचते हो, ये अमूल क्रीम, तो आपने ये डिसाइड किया है कि अगर आप इसकी क्वांटिटी 50 पैकेट से कम बेचोगे, अगर आप इसकी क्वांटिटी 50 पैकेट से कम बेचोगे तो रेट है 150। तो हमने यहाँ पे लिखा कि अगर हमारी क्वांटिटी 50 पैकेट से कम होगी, हमारे पास कोई पर्सन आता है, वो हमारे से 40 पैकेट्स लेके जाता है, तो हम उससे 150 चार्ज करेंगे और उसको 5% ट्रेड डिस्काउंट देंगे। अगर 50 से लेकर कोई भी हमारे पास 200 के बीच में खरीदेगा, 50 क्वांटिटी से लेकर 200 के बीच में, यानी कि 60 पीस किसी ने खरीद लिए या 70 पैकेट खरीद लिए, 80 पैकेट, तो हम उससे 120 रुपीज चार्ज करेंगे। यानी कि अमूल क्रीम अगर कोई 40 पैकेट 50 से कम खरीदेगा तो हम 150 चार्ज करेंगे, 50 और 200 के बीच में खरीदेगा 120 चार्ज करेंगे, और यहाँ पे डिस्काउंट 10% दे देते हैं। अगर 200 से अबव हमारे से पैकेट खरीदेगा तो हम उससे 100 रुपीज चार्ज करेंगे। तो ऐसे हम एक ही आइटम के अलग अलग रेट रख सकते हैं क्वांटिटी के हिसाब से। तो ये मतलब होता है इस क्वांटिटी कॉलम का कि अगर 50 से कम पैकेट होंगे रेट 150, 50 से 200 के बीच होंगे रेट 120, अगर 200 से ज्यादा होंगे तो रेट 100 रुपीज चार्ज करेंगे, और यहाँ पे डिस्काउंट आएगा 5%। अगर आप लगाना चाहते हो कि अगर वो 200 से अबव खरीदेगा 100 रुपीज रेट होगा और 5% का डिस्काउंट होगा। तो ये मेरे ख्याल से आपको पता चला कि हमने ये रेट कैसे डालना है। तो हम ऐसे हर आइटम का ये कैटेगरी के हिसाब से डाल सकते हैं। तो चलिए अब घी का डालते हैं। घी का भी हम ये हमसे पूछेगा कि हमें होलसेल रेट डालना है या रिटेल प्राइस या डीलर प्राइस। तो हम इसकी रिटेल प्राइस का रेट डाल के देख लेते हैं, और ये कौन सी डेट से अप्लाई होगा, 1 जुलाई 2017 से एंटर करेंगे। तो ये हमारे पास घी की आइटम पड़ी है, एक ही आइटम अमूल देसी घी प्योर, इसकी एंट्री डालेंगे। और बेटा आप ऐसे भी कर सकते हो कि हमें पता है कि वो इस घी के जितनी मर्जी क्वांटिटी खरीदे हमारा एक ही रेट है, तो आपको क्वांटिटी के ये जो दो कॉलम है फ्रॉम लेस देन, इसमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं, आप सीधा रेट के कॉलम में डाल दीजिए कि जितनी मर्जी वो क्वांटिटी खरीदे हम उससे 450 केजी के हिसाब से चार्ज करेंगे। यानी कि चाहे वो 10 किलो खरीदे, चाहे 50 केजी खरीदे, चाहे 200 केजी खरीदे, जितनी भी क्वांटिटी वो हमसे बाय करेगा हम उससे एक ही रेट चार्ज करेंगे 450 के हिसाब से। तो उस केस के अंदर आपको क्वांटिटी डालने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ रेट के कॉलम में रेट डाल देना है, और अगर आप डिस्काउंट डालना चाहते हैं डिस्काउंट डाल सकते हैं। तो ऐसे हम अकेला रेट भी डाल सकते हैं जब हम एक ही रेट के ऊपर गुड्स को सेल करते हैं। तो ये हमने रिटेल रेट डाला, ऐसे ही मिल्क आइटम का हम डीलर रेट डाल सकते हैं। और यहाँ पे आप डेट भी डिसाइड कर सकते हो, जैसे हम लिख देते हैं कि 1 अगस्त 2017 से ये रेट अप्लाई होगा। कौन सी डेट से, 1 अगस्त 2017 से। तो जो डेट आप डालोगे उस डेट से वो रेट अप्लाई होगा। जैसे ये प्योर मिल्क, इसमें एक ही आइटम है, यहाँ पे हम लेस देन क्वांटिटी डाल देते हैं कि अगर वो 200 से कम क्वांटिटी खरीदेंगे, 200 केजी से कम, कितने से, 200 केजी से कम खरीदेंगे तो हम रेट लगाएंगे 300 के हिसाब से चार्ज करेंगे, 300 पर केजी के हिसाब से, और डिस्काउंट देंगे हम 2%। और अगर 200 से लेके 500 के बीच में क्वांटिटी खरीदेंगे तो रेट होगा 250 के हिसाब से चार्ज होगा और डिस्काउंट होगा 5%। और अगर 500 से अबव क्वांटिटी खरीदेंगे तो हम रेट चार्ज करेंगे 200 एंड डिस्काउंट देंगे 10%। तो आइटम एक ही है प्योर मिल्क, लेकिन क्वांटिटी के बेस पे अगर वो हमसे 200 से कम क्वांटिटी खरीदेगा तो 300 रेट लगेगा, 200 से 500 के बीच में क्वांटिटी खरीदेगा 250 रेट लगेगा, अगर 500 से अबव क्वांटिटी खरीदेगा तो 250 200 रेट लगेगा। ऐसे आप अपनी सारी आइटम की
क्या कर सकते हो, रेट लिस्ट डाल सकते हो, डीलर के हिसाब से भी, रिटेल के हिसाब से भी, होलसेल के हिसाब से भी। ऐसा भी हो सकता है जैसे अभी हमने क्रीम की आइटम डाली थी, ध्यान से सुनिएगा, एक और बात बताता हूं, हमने अभी क्रीम की आइटम डाली थी, होलसेल रेट की डाली थी। ऐसा भी हो सकता है होलसेल की जो हमने ये रेट डाला था, ये रेट बदल जाए, 1 सितंबर से रेट बदल गया तो हम 1 सितंबर से नया रेट भी डाल सकते हैं क्रीम का। पहले हमने क्रीम का 1 जुलाई को रेट डाला था, अब हम 1 सितंबर से रेट बदल रहे हैं तो हम क्रीम को दोबारा सेलेक्ट करेंगे, होलसेल प्राइस दोबारा सेलेक्ट करेंगे, डेट चेंज करेंगे 1 सितंबर, और यहाँ पे हम दोबारा से रेट डाल सकते हैं। तो जो रेट हम यहाँ पे डालेंगे 1 सितंबर के बाद वही रेट अप्लाई होगा। ऐसे हम ये डिसाइड कर सकते हैं। तो आप इसके 7 कॉलम में देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 जुलाई से रेट कितना होगा, 150 का। तो अगर आप 1 जुलाई से लेके 1 सितंबर के बीच में सेल करोगे तो रेट होगा 150 और डिस्काउंट होगा 5%। लेकिन अगर आप यही आइटम परचेज करोगे 1 सितंबर के बाद, यानी कि हम सेल करेंगे, अगर हम 1 सितंबर के बाद सेल करेंगे तो जो हम यहाँ पे क्वांटिटी रेट डालेंगे वो रेट 1 सितंबर के बाद अप्लाई होगा। तो ऐसे जब हमारा रेट बदलता है तो हम डेट डाल के नया रेट भी उस आइटम का डाल सकते हैं। तो कहानी आपको क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं। ये तो था यूज मल्टीपल प्राइस लेवल, लेकिन आगे चलने से पहले एक बार इसकी सेल की एंट्री भी हम डाल के देख लेते हैं ताकि आपको पता चले कैसे हम सेल की एंट्री डालते हैं। तो एंट्री डालने के लिए आपने अकाउंटिंग वाउचर में जाना है और इसके अंदर आपने सेल वाउचर ओपन कर लेना है। हमने ये सेल वाउचर ओपन कर लिया है और यहाँ पे हम पार्टी सिलेक्ट करेंगे जिसको हमने ये गुड्स सेल की हैं। तो हम ये पार्टी सिलेक्ट कर लेते हैं जिसको हमने ये गुड्स सेल की हैं। ये हमने पार्टी सिलेक्ट की और ये डिटेल आपको डालनी आती है, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, डिस्पैच थ्रू, डेस्टिनेशन कहाँ पे गुड्स जा रही हैं, मोड ऑफ पेमेंट कि कितने दिन हमने दिए और वो कैश पेमेंट कर रहे हैं या चेक से, अदर रेफरेंस अगर हमने एडवांस में पेमेंट ली है तो उसका रिसिप्ट नंबर, टर्म्स ऑफ डिलीवरी कितने दिनों में पेमेंट करेंगे, यहाँ पे बायर का नाम जिसको हम सेल कर रहे हैं उसका एड्रेस, स्टेट, और ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप, यानी कि हम मान लेते हैं रेगुलर डीलर को सेल कर रहे हैं तो ये हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये बात इंपॉर्टेंट बेटा जो आई है, अब ध्यान से देखिए, प्राइस लेवल। तो जब हम सेल करेंगे तो ये हमारे पास प्राइस लेवल की लिस्ट आ जाएगी कि जो हम गुड्स बेच रहे हैं ये जतिन ट्रेडिंग कंपनी को, इसको हम कौन से रेट पे बेच रहे हैं, डीलर प्राइस पे, तो हम डीलर प्राइस सेलेक्ट कर लेंगे। मान लेते हैं अगर हम होलसेल पे बेच रहे हैं तो होलसेल, अगर रिटेल पे बेच रहे हैं तो रिटेल प्राइस सेलेक्ट कर लेंगे। मान लेते हैं होलसेल पे बेच रहे हैं तो होलसेल सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे विद इन द स्टेट सेल की है तो लोकल सेल मान लेते हैं 12% पे हमने सेल की है और यहाँ पे हम अपनी आइटम को सिलेक्ट करेंगे। ये अमूल क्रीम मान लेते हैं हमने सेल की है, ट्रैक नंबर नॉट एप्लीकेबल, लिस्ट ऑफ ऑर्डर नॉट एप्लीकेबल, और ये हमारी क्वांटिटी सेल हुई है अमूल शोरूम लुधियाना से। यहाँ पे हम एक्चुअल क्वांटिटी डालेंगे, कितनी क्वांटिटी हमने सेल की है, यानी कि 100 क्वांटिटी, और बिल भी हमने 100 का ही चार्ज करना है। और यहाँ पे देख सकते हो रेट और डिस्काउंट अपने आप लिखा नजर आ गया। इससे पहले आप खुद अपने हाथ से मैन्युअली यहाँ पे रेट और डिस्काउंट डालते थे, लेकिन हमने प्राइस लिस्ट बना रखी है, होलसेल प्राइस लिस्ट, रिटेल प्राइस लिस्ट, तो ये रेट अपने आप लिखा नजर आ गया है, यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो गया है। तो देख सकते हो आप 100 क्वांटिटी है और रेट 120 अपने आप फिल हो गया। अगर हम यहाँ पे 200 क्वांटिटी डालते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे रेट अपने आप 100 रुपीज हो गया है, क्योंकि हमने वहां पे डाला था कि अगर हम 200 या इससे ज्यादा रेट पे, इससे ज्यादा क्वांटिटी पे गुड्स बेचेंगे तो रेट कितना लगेगा, 100 रुपीज लगेगा। तो बेटा रेट क्वांटिटी के हिसाब से अपने आप रेट जो है ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 150 आइटम डालोगे तो आप देखोगे यहाँ पे रेट 120 आ रहा है लिखा। अगर यहाँ पे 200 डालोगे तो आप देखोगे यहाँ पे रेट 100, क्योंकि हमने वहां पे लिखा था कि अगर वो हमसे 200 या इससे ज्यादा गुड्स खरीदेगा तो हम 100 रुपीज चार्ज करेंगे, और 200 से कम खरीदेगा तो हम 120 चार्ज करेंगे, और डिस्काउंट रेट अपने आप
आ रहा है लगा। तो ऐसे हम ये एंट्री डालते हैं। तो आपको रेट डालने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हमने ये होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस की डिटेल बना रखी है, डीलर प्राइस, रिटेल प्राइस, होलसेल प्राइस, ये प्राइस लिस्ट हम पहले ही बना देंगे, तो आपको सेल करते हुए रेट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस लिस्ट में से आपने सिलेक्ट करना है कि आप होलसेल पे सेल कर रहे हो या रिटेल पे या डीलर प्राइस पे। तो कहानी क्लियर है। तो चलिए, ये कहानी सेल की आपको समझ में आ गई है। और इसके बाद आपने यहाँ पे आउटपुट टैक्स लगाकर, मान लेते हैं एक ही आइटम हमने बेची है और आउटपुट CGST चार्ज करेंगे हम 6%, और आउटपुट क्योंकि लोकल परचेज है SGST चार्ज करेंगे हम 6%। तो ये एंट्री हम सेव कर लेंगे। तो ये हमारी एंट्री सेव हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आप सभी स्टूडेंट को कहानी समझ में आ गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं, बात करेंगे परचेज ऑर्डर प्रोसेस की। तो चलिए परचेज ऑर्डर प्रोसेस की बात करते हैं। तो परचेज ऑर्डर प्रोसेस का मतलब ये है कि पहले हम गुड्स का ऑर्डर प्लेस करते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। तो परचेज ऑर्डर प्रोसेस को फॉलो करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, इन्वेंट्री फीचर्स के अंदर जाना है। इसकी कहानी मैं आपको बताऊंगा। ये परचेज ऑर्डर प्रोसेस होता क्या है, हम यहाँ पे अनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेस करेंगे और इसके बाद ऐसे ही सेल ऑर्डर प्रोसेस भी साथ में ही एक्टिवेट कर देते हैं, अनेबल सेल ऑर्डर प्रोसेस। और इसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन ट्रैकिंग नंबर, यानी कि अनेबल डिलीवरी नोट एंड रिसिट नोट, इसको भी एक्टिवेट करेंगे। और यूज रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड नोट्स, इसको भी हम एक्टिवेट करेंगे। तो ये 4 ऑप्शंस हम एक्टिवेट कर रहे हैं। एक बार दोबारा से देख लीजिए। ये ऑप्शन ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर अनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेस, देन अनेबल सेल ऑर्डर प्रोसेस, एंड देन यहाँ पे हमने एक्टिवेट किया यूज ट्रैकिंग नंबर, इसको हम यस करेंगे। और यूज रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड नोट्स, ये जो ऑप्शन है इसको हम एक्टिवेट करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये 4 ऑप्शंस आपको समझ में आ गई, हमने एक्टिवेट करनी है। इसको एक्टिवेट करने के बाद तो बेटा हम करेंगे क्या, सबसे पहले जब हम गुड्स परचेज करते हैं, अभी तक हम क्या कर रहे थे, जितनी भी आपने परचेज की एंट्रियां डाली हैं, हम डायरेक्ट परचेज की एंट्री डाल रहे थे। लेकिन अब हम सबसे पहले ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं, जैसे सैमसंग कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, तो जब ये सामान खरीदती हैं तो डायरेक्टली परचेज नहीं करती, पहले परचेज ऑर्डर भेजती हैं। तो हम ऑर्डर वाउचर के अंदर जाके सबसे पहले ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो ये हम मान लेते हैं पहले हमने परचेज ऑर्डर किया है, हम गुड्स परचेज कर रहे हैं। तो हम ये परचेज ऑर्डर ऑल्ट F4 प्रेस करके, आपने ये देखिए यहाँ पे ग्रीन बटन है, लिखा हुआ है यहाँ पे ऑल्ट F4 आपने प्रेस करना है, यानी कि बटन प्रेस करना है परचेज ऑर्डर प्रोसेस के लिए। तो ये आपका परचेज ऑर्डर आ जाएगा, यानी कि पहले हम ऑर्डर प्लेस करेंगे जिससे हमने गुड्स परचेज करनी है। तो हम नाम देंगे उसका जिससे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं। मान लेते हैं हमने ये गुड्स परचेज की हैं कैंट ब्रदर्स एंड सन से, इससे गुड्स हम परचेज करने जा रहे हैं। और यहाँ पे हम डिटेल डालेंगे, सप्लायर का नाम आ गया, उसका एड्रेस, स्टेट जहां से ये हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, मान लेते हैं ये हम विद इन द स्टेट परचेज कर रहे हैं। और ये रेगुलर पर्सन है जिससे हमारी परचेज हो रही है। और GSTN नंबर डालेंगे उसका। टाइप ऑफ डीलर, ये रेगुलर डीलर है। अगर आपने कंपोजिट से खरीदी है तो आप कंपोजिट डीलर सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आपने अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीदी है तो आप अनरजिस्टर्ड डीलर सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये रेगुलर डीलर। मोड ऑफ पेमेंट हम चेक के जरिए पेमेंट करेंगे और ये पेमेंट हम 5 डेज के अंदर करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं अदर रेफरेंस नंबर आ जाएगा यहाँ पे। और टर्म्स ऑफ डिलीवरी हम 10 डेज के अंदर ये डिलीवरी कर देंगे। और ये जो गुड्स डिस्पैच थ्रो, ये हम कोली ट्रांसपोर्ट के थ्रू गुड्स भेज रहे हैं। डेस्टिनेशन हमारा, यानी कि हम परचेज कर रहे हैं क्योंकि हमारी परचेज है, कोली ट्रांसपोर्ट के द्वारा गुड्स आ रही हैं। डेस्टिनेशन मान लेते हैं ये हमारा पटियाला, जहां पे हमारी ये गुड्स आ रही हैं। और यहाँ पे हम ऑर्डर नंबर डालेंगे। तो ये देख सकते हो, ये जो ब्लैक लाइन नजर आ रही है, यहाँ पे हमने ऑर्डर नंबर डालना है जिससे हमें पता चलेगा कि हमने कौन से ऑर्डर नंबर के बिहाफ पे परचेज की है। तो यहाँ पे ऑर्डर नंबर और यहाँ पे परचेज लेजर सेलेक्ट करेंगे कि हमने जो ये परचेज की है, ये जो परचेज हो रही है हमारी, ये कौन सी हो रही है परचेज, ये हमारी लोकल परचेज हो रही है।
12% के ऊपर, तो हम यहाँ से ये लोकल परचेज 12% सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लेते हैं हमने लोकल परचेज की है 12% के ऊपर, और यहाँ पे हम आइटम सेलेक्ट करेंगे जो जो आइटम्स हमने परचेज की है। तो ये ड्यू डेट जिस दिन हमारे पास ये परचेज ऑर्डर हम रिसीव करेंगे, तो ये वो डेट होती है जो ड्यू ऑन लिखा हुआ है 1 जुलाई 2017 को ये हमारी गुड्स जो है हमने भेजी हैं। तो यहाँ पे हम 2 जुलाई लिख देते हैं कि 2 जुलाई को ये हमारी गुड्स आएंगी। तो ये वो डेट होती है जिस दिन हम गुड्स रिसीव करेंगे, तो उसको ड्यू डेट बोलते हैं कि किस दिन हमारी ये गुड्स आ जाएंगी। और यहाँ पे हम लोकेशन सेलेक्ट करेंगे कि कहाँ पे हम ये गुड्स रखेंगे, और ये यहाँ पे हम एक्चुअल क्वांटिटी कि कितनी क्वांटिटी हम परचेज कर रहे हैं। मान लेते हैं एक्चुअल क्वांटिटी भी 150 है और बिल क्वांटिटी भी 150 है। और अगर आप चाहें ये एक्चुअल बिल क्वांटिटी ऑप्शन को अगर आप बंद करना चाहते हैं, तो आप F11 में जाकर, अगर आपको ये नहीं चाहिए, आप चाहते हो एक ही ऑप्शन आनी चाहिए, आपको दो दो क्वांटिटियां एंटर नहीं करनी, तो आप F11 के अंदर जाकर ये एक्चुअल सेपरेट बिल क्वांटिटी को आप बंद भी कर सकते हो। तो अब से जो हम एंट्रियां आगे डालेंगे उनके ऊपर ये ऑप्शन अप्लाई नहीं होगी। जो पहले डाल चुके हैं उन पे तो अप्लाई रहेगी, लेकिन अब जो हम एंट्री डालेंगे उसके ऊपर ये ऑप्शन अप्लाई नहीं होगी। तो आप ये एक्चुअल बिल क्वांटिटी ऑप्शन के को बंद कर सकते हैं। तो ये 150 क्वांटिटी, यहाँ पे रेट आएगा और यहाँ पे डिस्काउंट 5% मान लेते हैं डिस्काउंट हम दे रहे हैं उनको। तो ये परचेज की एंट्री है, तो परचेज करते हुए आपको रेट भी डालना है और डिस्काउंट भी डालना है। और एक आइटम परचेज कर लेते हैं, ये भी हमारे पास 2 जुलाई को आएगी, क्योंकि उन्होंने हमें कहा है कि हम आपको 2 जुलाई तक ये गुड्स भेज देंगे। लोकेशन जहाँ पे हम गुड्स रखेंगे और यहाँ पे बैच नंबर डालेंगे, जो गुड्स हम परचेज कर रहे हैं उसका जो बैच नंबर होगा वो हम यहाँ पे डाल देंगे। और यहाँ पे 250 क्वांटिटी, यहाँ पे रेट आएगा, यहाँ पे डिस्काउंट 10% और जुलाई डेट आएगी और यहाँ पे एक्सपायरी डेट आएगी। अगर हमें ये चीजें पता है पहले, कई बार ऐसे होता है जब हम परचेज ऑर्डर भेजते हैं हमारे पास ये जो बैच नंबर है इसकी डिटेल नहीं होती, तो आप यहाँ पे एनी लिख दीजिए कि हमें नहीं पता अभी कौन सी डेट है, तो या बैच नंबर है, तो आप यहाँ पे एनी लिखकर, और अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट एक्सपायरी डेट नहीं पता तो आप छोड़ सकते हो, क्योंकि जब हम परचेज ऑर्डर भेजते हैं तब हमें कई बार ये इंफॉर्मेशन नहीं होती कि जो हम गुड्स परचेज कर रहे हैं उनका बैच नंबर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, तो हम छोड़ सकते हैं। उसके बाद हम नीचे ये जो हमारा टैक्स है, इनपुट टैक्स, जितना हमारा टैक्स लगेगा, इनपुट CGST 6% ये हम डालेंगे, और इनपुट SGST क्योंकि हमने लोकल परचेज की है, तो ऐसे हम ये एंट्री डालते हैं। नीचे हम नरेशन लिखेंगे और उसके बाद इस एंट्री को हम सेव कर लेंगे। लेकिन सेव करने से पहले एक बात और आपने ध्यान देना है कि ये जो परचेज ऑर्डर की एंट्री डाल रहे हैं ये हमारे अकाउंट्स को इफेक्ट नहीं करती। अभी तक जितनी भी आपने परचेज की एंट्रियां डाली हैं, जब हम पार्टी का नाम डालते हैं, मान लीजिए ये हम परचेज की एंट्री डाल रहे हैं कैंट ब्रदर, जब हम लिखेंगे तो जब आप कैंट ब्रदर का अकाउंट खोलोगे तो उसमें लिखा होगा कि हमने कैंट एंड ब्रदर से कितने पैसे लेने हैं। ये जो नीचे अमाउंट लिखी हुई है 48,636, तो ये एंट्री ट्रांसफर हो जाती है कैंट ब्रदर्स के अकाउंट में भी जाएगी, और परचेज लोकल परचेज ये 12% अकाउंट में भी जाएगी। जैसे आप परचेज की एंट्रियां जितनी भी अभी तक आपने परचेज की एंट्रियां डाली हैं, तो पार्टी के अकाउंट में ये टोटल अमाउंट जाती है जो हमने पार्टी से लेने हैं 48,638, और लोकल परचेज 12% GST अकाउंट के अंदर जाएगा कि हमने टोटल परचेज की है 48,636 विद GST परचेज की है। लेकिन ये जो परचेज ऑर्डर है इस एंट्री का इफेक्ट कहीं नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हमने गुड्स परचेज नहीं की हैं। ये तो एक आप इंटीमेशन कह सकते हो, हमने उनको भेजा है कि हमें गुड्स चाहिए, तो इसका इफेक्ट जो है आपको उसके अंदर नजर नहीं आएगा। आप कैंट ब्रदर्स का अगर अकाउंट खोलोगे वहां पे आपको ये अमाउंट नजर नहीं आएगी कि हमने उसको ये पैसे देने हैं, और लोकल परचेज 12% GST के अंदर आपको ये नजर नहीं आएगा कि हमने ये परचेज की है, और इतनी टोटल अमाउंट वहां पे नजर नहीं आएगी। आपको एक बार दिखा देता हूं, अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं है, वैसे तो मुझे पता है, लेकिन आप चाहें तो डिस्प्ले के अंदर जाके एक बार देख सकते हैं। अकाउंट बुक्स के अंदर लेजर के अंदर जाइए, यहाँ पे हम कैंट का
ये जो बेटा कैंट ब्रदर्स का अकाउंट है ये खोलेंगे तो ये आप लास्ट देख सकते हो जो हमने 1 जुलाई को ये एंट्री डाली है वो एंट्री 48,000 की यहाँ पे हमें कहीं नजर नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे एंट्री तब नजर आती है जब हम एंट्री परचेज में डालते हैं, तब हमने कैंट ब्रदर को पैसे देने हैं, उससे पहले एंट्री आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगी। तो परचेज की एंट्री डालने के बाद जब हमारे पास गुड्स आ जाती हैं, हमने परचेज ऑर्डर की एंट्री डाल दी है बेटा, ये परचेज ऑर्डर की एंट्री डालने के बाद जब हम गुड्स को रिसीव करेंगे, मान लेते हैं 2 जुलाई को गुड्स हमारे पास आ गई हैं, तो हम इन्वेंट्री वाउचर के अंदर जाकर रिसिट वाउचर के अंदर एंट्री डालेंगे, रिसिट नोट वाउचर। तो ये हम यहाँ पे इन्वेंट्री वाउचर के अंदर जाएंगे और वहां पे ऑल्ट F9 प्रेस करेंगे, ये लिखा हुआ है आप देख सकते हो ग्रीन बटन, इसके ऊपर लिखा हुआ है रिसिट नोट वाउचर, तो यहाँ पे हम इसकी एंट्री को डालेंगे। तो यहाँ पे आपने जिससे गुड्स हमने रिसीव की हैं, हमने कैंट कंपनी से ये गुड्स रिसीव कर ली हैं, यहाँ पे हम कैंट ब्रदर्स को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन इसको सिलेक्ट करने से पहले हम यहाँ पे रेफरेंस नंबर के अंदर ट्रैक नंबर डालेंगे कि हमने कैंट ब्रदर से ये गुड्स रिसीव कर ली हैं, तो हम यहाँ पे एक ट्रैक नंबर डालते हैं। ट्रैक नंबर का मतलब होता है कि ये गुड्स हमने जो कैंट ब्रदर को ऑर्डर भेजा था वो गुड्स हमने रिसीव कर ली हैं, जिसका ट्रैक नंबर ये है 4H78900, जिससे हम बाद में ये जान सकेंगे कि कौन सी गुड्स हमने कैंट ब्रदर से रिसीव की हैं। ट्रैक नंबर डालने का ये फायदा होता है कि हम इस ट्रैक नंबर से बाद में ये जान सकेंगे कि हमने कौन कौन सी गुड्स कैंट ब्रदर से रिसीव करनी है। तो जैसे ही आप नाम एंटर करोगे तो ये आपको लिस्ट ऑफ ऑर्डर ओपन कर देगा कि कौन से ऑर्डर की गुड्स हमने रिसीव की हैं। तो अभी हमने उसको ऑर्डर भेजा था 1580 का, तो वो गुड्स हमने उससे रिसीव कर ली है। ये हम सिलेक्ट करेंगे कि हमने ऑर्डर नंबर 1580 की गुड्स उससे रिसीव कर ली हैं। तो अगर 2 ऑर्डर की इकट्ठी गुड्स आ गई हैं तो आप यहाँ पे 2 ऑर्डर भी सिलेक्ट कर सकते हो, यानी कि हमने उसको पहले ऑर्डर भेजा था 1580 का, फिर बाद में एक और ऑर्डर भेजा है, तो अगर 2 ऑर्डर भेजे हैं तो दोनों ऑर्डर आप यहाँ पे डाल सकते हो, तो दोनों ऑर्डर हम एक बार में भी रिसीव कर सकते हैं। तो ये बाकी की डिटेल अपने आप इसके अंदर फिल हो जाएगी। पार्टी का नाम आ गया कैंट ब्रदर्स पंजाब, और ये जीएसटीएन रजिस्ट्रेशन नंबर, जीएसटीएन नंबर, और ये टाइप ऑफ डीलर रेगुलर। और उसके बाद आप देखोगे जितनी डिटेल हमने परचेज ऑर्डर में डाली थी वो सारी डिटेल अपने आप ऑटोमेटिकली इसके अंदर फिल हो जाएगी। अमूल फ्रेश पनीर यानी कि जो आइटम हमने खरीदी है वो आइटम आ गई, तो ये सारी डिटेल अपने आप यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रैक नंबर जो हमने डाला था वो हमें ट्रैक नंबर डालना होता है कि ये आइटम का ट्रैक नंबर क्या है जो हमने रिसीव की है। अगर आपने वहां पे ट्रैक नंबर नहीं डाला तो आपको यहाँ पे न्यू नंबर करके ट्रैक नंबर डालना पड़ता है। तो इसीलिए हम रेफरेंस नंबर के अंदर पहले ही ट्रैक नंबर डाल देते हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ट्रैक नंबर आ जाएगा। नहीं तो आपको यहाँ पे ट्रैक नंबर H जैसे हमने 78990 डाला है कि ये गुड्स हमने रिसीव कर ली हैं, जिसका ट्रैक नंबर है H78900। और इसी तरह अमूल गोल्ड, ये इसका ट्रैक नंबर, सेम ट्रैक नंबर पे हमने ये भी रिसीव की है। और अब बेटा आपने क्या करना है, अब हमारे पास गुड्स आ चुकी हैं, तो गुड्स को देखकर हम बैच नंबर एंटर कर सकते हैं, क्योंकि पहले हमने ऑर्डर प्लेस किया था तो हमें जब ऑर्डर प्लेस किया है नहीं पता कि कौन सा बैच नंबर है, लेकिन जब गुड्स हमारे पास आ जाती हैं तो हम बैच नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे रेट, यहाँ पे डिस्काउंट, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट मान लेते हैं मार्च 2017 की मैन्युफैक्चरिंग डेट है, और दिसंबर 2018 की एक्सपायरी डेट है। तो ये सारी डिटेल बेटा अपने आप बाकी डल जाएगी। इनपुट टैक्स अपने आप ऑटोमेटिकली लगा हुआ है और इनपुट एसजीएसटी अपने आप लगा हुआ है। नरेशन लिख के आप एंट्री को सेव कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको इसमें और बताना चाहता हूं, जैसे परचेज ऑर्डर में बताई थी एंट्री सेव करने से पहले, कि जो परचेज ऑर्डर एंट्री होती है वो हमारी अकाउंट्स बुक्स को इफेक्ट नहीं करती।
लेकिन जो रिसिट नोट की एंट्री होती है, जब हम ये एंट्री डाल देते हैं तो आप देखोगे कि ये जो हमने 150 क्वांटिटी डाली है, 250 क्वांटिटी डाली है, ये क्वांटिटी हमारे स्टॉक के अंदर बढ़ जाएगी, यानी कि हमारे स्टोर के अंदर इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन ये जो पार्टी है कैंट ब्रदर, जब आप इसका अकाउंट खोलोगे, ये 48,636 की जो अमाउंट है ये इसके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगी। जब आप लोकल परचेज अकाउंट खोलोगे, वहां भी ये अमाउंट बेटा परचेज में आपको नजर नहीं आएगी, जब तक आप परचेज की एंट्री नहीं डाल लेते। लेकिन जब आप स्टॉक देखोगे, अमूल फ्रेश का स्टॉक देखोगे या अमूल गोल्ड मिल्क का स्टॉक देखोगे कि हमारे पास इसका कितना स्टॉक पड़ा है, तो उसके अंदर आपको क्वांटिटी नजर आएगी। यानी कि जब हम रसीट नोट की एंट्री डाल देते हैं तो हमारे स्टोर के अंदर, हमारे शोरूम के अंदर क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, सिर्फ क्वांटिटी इंक्रीज होती है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। तो मैं आपको दिखा देता हूं एक बार कि कैसे क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। आप डिस्प्ले के अंदर जाइए और उसके बाद आपने ये जाना है इन्वेंट्री बुक्स के अंदर। आप स्टॉक आइटम देख सकते हो, अभी हमने जो परचेज की है अमूल क्रीम, जो हमने परचेज की है अमूल बटर फ्रेश परचेज किया है, अमूल फ्रेश पनीर ये परचेज किया है, ये हमारे पास क्वांटिटी जुलाई के महीने में जो पड़ी है। तो आप देख सकते हो एंड में हमारे पास इसकी क्वांटिटी पड़ी होगी, चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए एंड में, देखिए ये जो हमारे पास क्वांटिटी पड़ी है ये हमें बता रहा है कि हमारे पास ये 150 क्वांटिटी इनवर्ड हुई है और इसने क्वांटिटी डाल दी है। लेकिन साथ में लिखा भी हुआ है परचेज बिल पेंडिंग, यानी अभी हमने परचेज की एंट्री नहीं डाली है। तो हमारे स्टॉक के अंदर क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी जब हम ये एंट्री डालते हैं रिसिट नोट की। तो अब हम तीसरी एंट्री डालेंगे जब गुड्स हमारे पास आ जाती हैं। मैंने क्या कहा, जब गुड्स हमारे पास आ जाती हैं तब हम क्या करते हैं, सेल की एंट्री डालते हैं। तब हम, सॉरी बेटा, हमने परचेज की है तब हम ये परचेज की एंट्री डालेंगे। यानी कि एंट्री एक ही है लेकिन तीन तीन इसकी ट्रांजैक्शन है। पहले हमने परचेज ऑर्डर भेजा, परचेज ऑर्डर की एंट्री डाली, फिर हमने रिसिट नोट की एंट्री डाली, अब हम परचेज की एंट्री डालेंगे। यहाँ पे परचेज बिल नंबर डालेंगे, जो भी परचेज बिल नंबर, यानी कि जो गुड्स हमने परचेज की हैं हमारे पास बिल आएगा, तब जाके ये तीसरी एंट्री हम परचेज बिल की डालेंगे। और यहाँ पे ये एंट्री तो आपको डालनी आती है, परचेज बिल नंबर, हमें जो बिल मिलेगा और ये डेट जो उस बिल के ऊपर लिखी होगी, और ये पार्टी, पार्टी का नाम है हमारा कैंट, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे कैंट ब्रदर्स को सिलेक्ट किया, और ये ट्रैक नंबर, जो गुड्स हमने रिसीव की हैं उसका जो ट्रैक नंबर है उसके बेस पे ये हम परचेज की एंट्री डालेंगे। H78900 ट्रैक की गुड्स हमने रिसीव कर ली हैं। जब गुड्स रिसीव हो जाती हैं उसके बाद परचेज की एंट्री डाल ली जाती है, और जैसे ही हम ये परचेज की एंट्री डालेंगे देख सकते हो बाकी सारी इंफॉर्मेशन अपने आप फिल हो जाएगी। जैसे ही हम ट्रैक नंबर, ये रिसिट नोट नंबर सिलेक्ट करेंगे, ट्रैक नंबर भी कह देते हैं इसको, रिसिट नोट नंबर भी बोल देते हैं, और H78900 को, और इसके बाद हम ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर सिलेक्ट करेंगे, जीएसटीएन नंबर आएगा, और टाइप ऑफ डीलर हम यहाँ पे रेगुलर सिलेक्ट कर लेते हैं, और ये बाकी डिटेल अपने आप फिल हो जाएगी। बस इसके बाद आपने इस एंट्री को सेव कर लेना है। सेव करने के लिए आप शॉर्टकट तरीका अपना सकते हैं, कंट्रोल ए प्रेस कर सकते हैं, तो आपकी एंट्री स्टोर हो जाएगी। तो जैसे ही आपकी एंट्री ये स्टोर हो जाएगी, अब आप कैंट ब्रदर अकाउंट में जाइए, डिस्प्ले के अंदर हम जाएंगे, अगर हम अकाउंट बुक्स के अंदर जाएंगे, लेजर के अंदर, अगर हम अब कैंट ब्रदर का अकाउंट खोलेंगे तो अब आप देखोगे ये इसकी एंट्री आ गई है, लोकल परचेज 12% जीएसटी, ये एंट्री आ गई है 48,636 की। यानी कि जैसे ही परचेज की एंट्री डालेंगे ये एंट्री हमें कैंट ब्रदर अकाउंट में नजर आएगी। इसका मतलब ये है हमने कैंट ब्रदर को 48,638 रुपीज देने हैं। तो कहानी आपको क्लियर है कि पहले हम परचेज ऑर्डर की एंट्री डालते हैं, फिर रिसिट नोट जब गुड्स हमारे पास आ जाती हैं, और जब गुड्स हमारे पास आने के बाद हम परचेज बिल इशू कर देते हैं, और इसके बाद
जब हम फ्यूचर में चेक के जरिए पेमेंट करेंगे तो किसको, केंट ब्रदर को ये 48,000 जितनी भी अमाउंट है इसको पे करेंगे, तो हम अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाकर पेमेंट में F5 प्रेस करके पेमेंट वाउचर के अंदर हम एंट्री को डाल देते हैं। अगर हमने पेमेंट SBI चेक बैंक के जरिए की है तो बैंक का नाम आएगा और यहाँ पे केंट ब्रदर जिसको हमने पेमेंट की है 48,636 जितनी भी पेमेंट है वो पेमेंट सेलेक्ट कर लेंगे और पेमेंट को हम एडजस्ट करेंगे। जो उसका बिल नंबर था 4545, इस बिल नंबर के अगेंस्ट हम एडजस्ट कर लेंगे। तो ये कहानी आपको क्लियर, ये चेक नंबर और यहाँ पे हम चेक नंबर डाल देंगे 6 कैरेक्टर का चेक नंबर और ये हमने पेमेंट कर दी है। यानी कि जब हमारी परचेज की एंट्री डल जाती है उसके बाद हम पेमेंट की एंट्री को डाल सकते हैं। जिस दिन हम पेमेंट करेंगे उस दिन ये एंट्री डाल देंगे। तो कहानी क्लियर। तो ऐसे ही सेम केस के अंदर सेल ऑर्डर के अंदर हम सेम केस अप्लाई करते हैं। यानी कि जब हम सेल करते हैं पहले हम सेल ऑर्डर भेजेंगे। आइए एक एक एंट्री आपको डाल के दिखा देता हूं। हम पहले सेल ऑर्डर के अंदर एंट्री डालेंगे। यानी कि जब हमारे पास सेल ऑर्डर आते हैं, कस्टमर आते हैं हमारे पास गुड्स खरीदने के लिए, पहले हमारे पास ऑर्डर आता है जिसको हम सेल ऑर्डर बोलते हैं। तो पहले हम ये F5 प्रेस करेंगे यहाँ पे, या फिर आप देख सकते हो ये ग्रीन बटन लिखा हुआ है सेल ऑर्डर, Alt F5 आपने प्रेस करना है तो ये सेल ऑर्डर आपकी विंडो ओपन हो जाएगी। तो ये सेल ऑर्डर की विंडो जैसे ही आप Alt F5 प्रेस करोगे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने पार्टी का नाम डालना है जिसको आपने सेल करनी है, यानी कि जिसने आपको ऑर्डर दिया है। तो ये राज से हमने ये सेल ऑर्डर रिसीव किया है और ये मान लेते हैं एक कंपोजिट डीलर भी हो सकता है, रेगुलर डीलर भी हो सकता है, अनरजिस्टर्ड डीलर भी हो सकता है। तो ये बाकी डिटेल तो आपको डालनी आती है, मोड एंड टर्म्स, अदर रेफरेंस, टर्म्स ऑफ डिलीवरी, डिस्पैच थ्रू, डेस्टिनेशन, ये आपको पता है। और इसके बाद हम ये प्राइस लिस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमने जो इसको सेल की है वो रिटेल प्राइस पे की है या होलसेल प्राइस पे। मान लेते हैं रिटेल प्राइस पे की है और ये हम इसको विद इन द स्टेट सेल कर रहे हैं, लोकल सेल 18% पे, और आइटम सेलेक्ट करेंगे जो हमने इसको आइटम सेल की है। तो मान लेते हैं ये आइटम हमने इसको सेल की है और ये ड्यू डेट जिस दिन हम इसको गुड्स डिलीवर करेंगे, तो हम यहाँ पे डेट डालेंगे कि हम इसको ये 2 जुलाई को गुड्स डिलीवर करेंगे। इसने हमें ऑर्डर ये 1 जुलाई को दिया है और ये लोकेशन जहां से हमारी ये गुड्स जाएंगी, अमूल शोरूम लुधियाना से हमारी गुड्स जाएंगी। और ये ट्रैक नंबर जो हमने हमारे पास सॉरी बेटा बैच नंबर, जिस बैच की हम इसको गुड्स बेचेंगे, ये बैच नंबर यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। 200 क्वांटिटी हम सेल करेंगे। तो देख सकते हो रेट और डिस्काउंट अपने आप आ गया क्योंकि हमने रिटेल प्राइस के रेट डाल रखे हैं। तो मैंने पहले ही डाल रखे थे, ठीक है, रिटेल प्राइस के रेट पहले ही डाल रखे थे, रेट अपने आप आ गया। ऐसे हम ये एंट्री डालेंगे और नीचे आउटपुट टैक्स लगाएंगे। आउटपुट टैक्स CGST 9% विद इन द स्टेट सेल कर रहे हैं हम, लेकिन ये सेल ऑर्डर की एंट्री है और ये सेल ऑर्डर की एंट्री ध्यान रखना है, इसका इफेक्ट भी हमारी अकाउंटिंग के अंदर कोई नहीं पड़ता। पहले सेल ऑर्डर की एंट्री डाली हमने और इसके बाद जब हम गुड्स डिलीवर कर देते हैं, यानी कि मान लेते हैं 2 जुलाई को हमने इस राज कंपनी को गुड्स डिलीवर कर दी, तो हम इन्वेंट्री वाउचर के अंदर जाकर, जैसे कि आपने देखा हमने इन्वेंट्री वाउचर खोला, जैसे कि आप देख सकते हो ये इन्वेंट्री वाउचर के अंदर जाकर हम एंट्री डालेंगे डिलीवरी नोट की। तो ये डिलीवरी नोट आपने, ये आप देख सकते हो बटन लिखा हुआ है डिलीवरी नोट, इस ग्रीन बटन को देखिए, और या फिर आप Alt F8 प्रेस कर सकते हो एंट्री डालने के लिए। डिलीवरी नोट बटन पे प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम पार्टी का नाम जिसको हमने सेल की है, यानी कि गुड्स डिलीवर की हैं राज ट्रेडर को, और यहाँ पे ये बेटा ऑर्डर नंबर आ जाएगा, जो ऑर्डर नंबर हमने डाला था सेल ऑर्डर नंबर, ये ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप उसकी डिटेल डाल सकते हो। अगर हमने पहले ही डाल दी थी तो ये अपने आप ही यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। और नीचे टाइप ऑफ डीलर रेगुलर सेलेक्ट करेंगे और हमने ये रिटेल प्राइस पे गुड्स सेल की हैं और ये बाकी डिटेल सारी अपने आप आ गई। अमूल आइटम का नाम आ गया और ये आप देख सकते हो ट्रैक नंबर, तो वहां पे हमने बेटा ऊपर ट्रैक नंबर डालना है, और या फिर आप ये ट्रैक नंबर यहाँ पे भी डाल सकते हो, ठीक है, ये ट्रैक नंबर यहाँ पे ऊपर डाल सकते हो आप रेफरेंस नंबर के अंदर, या फिर ये ट्रैक नंबर आपने क्या करना है
यहाँ पे जब आप सेल कर रहे हो यहाँ पे आपको ट्रैक नंबर पूछेगा, यहाँ पे न्यू रेफरेंस के अंदर जाकर आप यहाँ पे ट्रैक नंबर डाल सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। जब हम गुड सेल करते हैं और डिलीवरी करते हैं गुड्स की, पहले हमने ऑर्डर रिसीव किया था सेल ऑर्डर, फिर हम डिलीवरी कर रहे हैं तो यहाँ पे हम ट्रैक नंबर डालेंगे कि हमने गुड्स डिलीवर कर दी हैं। इस ट्रैक नंबर से हमें ये पता चल जाएगा। और ये ट्रैक नंबर के अंदर यानी कि डिलीवरी नोट के अंदर एंट्री डालने के बाद हम इसके बाद सेल की एंट्री डालेंगे। तो सेल की है, हमने गुड्स बेची हैं तो F8 के अंदर जाके सेल करेंगे। लेकिन सेल की एंट्री डालने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हम डिलीवरी नोट की एंट्री डालेंगे तब हमारे स्टोर में से क्वांटिटी कम हो जाएगी। जैसे हम रिसिप्ट नोट की एंट्री डालते हैं क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, वैसे ही जब हम डिलीवरी नोट की एंट्री डालते हैं तो क्वांटिटी सिर्फ हमारे गोडाउन में से डिक्रीज हो जाएगी, हमारे स्टोर में से डिक्रीज हो जाएगी। और उसके बाद जैसे ही हम सेल की एंट्री डालेंगे, राज ट्रेडर बेटा जिसको हमने सेल की है, ये उसका ट्रैक नंबर है G1009, ये ट्रैक नंबर हम सिलेक्ट करेंगे तो बाकी डिटेल ऑटोमेटिकली अपने आप फिल हो जाएगी। ये देख सकते हो बाकी डिटेल अपने आप आ गई है। और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे लिस्ट ऑफ प्राइस लेवल रिटेल प्राइस। तो मेरे ख्याल से आपको कहानी क्लियर है। तो चलिए इसको आगे डिस्कस करते हैं। तो बाकी कहानी आपको समझ आ रही होगी कि कैसे हमने ये सेल की एंट्री डाल दी है। जैसे ही आप इस सेल की एंट्री को डाल दोगे तो होगा क्या कि जो ये राज ट्रेडर है ये अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। जब हम राज ट्रेडर का अकाउंट खोलेंगे तो वहां पे लिखा होगा कि हमने इससे 19,116 रुपीज लेने हैं। क्या लिखा होगा, हमने राज से 19,116 रुपीज लेने हैं, ये वहां पे लिखा होगा। तो कहानी मेरे ख्याल से आप सब स्टूडेंट को समझ में आ गई। आइए आपको एक बार दिखा भी देता हूं। राज ट्रेडर का अगर आप अकाउंट खोलोगे डिस्प्ले में जाके अकाउंट बुक्स में आप देखोगे, लेजर के अंदर जाओगे, यहाँ पे आप राज ट्रेडर का अगर अकाउंट खोलोगे तो आपको यहाँ पे ये देखिए नजर आएगी 19,116 की एंट्री। ये तब नजर आएगी जब हमने ये सेल की एंट्री डाली है। तो ये राज ट्रेडर डेबिट हो जाएगा कि हमने राज ट्रेडर से पैसे लेने हैं। तो हम इस तरीके से इस सेल ऑर्डर प्रोसेस में, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना बेटा, रिलायंस, टाटा एंड कंपनी, तो ये इस तरीके से प्रोसीजर फॉलो करती हैं। पहले सेल ऑर्डर डालती हैं, फिर उसके बाद डिलीवरी करती हैं गुड्स की, डिलीवरी करते हुए ट्रैक नंबर डाला जाता है और फिर सेल की एंट्री डाली जाती है। एक लास्ट पॉइंट कॉन्सेप्ट रह गया है, आइए उसकी डिस्कशन भी अब हम कर लेते हैं। तो लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लीजिए कई बार क्या होता है, ये जिनको हमने गुड्स सेल की हैं यानी कि सेल ऑर्डर जिनसे हमने रिसीव किए थे उनको गुड्स डिलीवर की हैं, या जिनसे हमने गुड्स परचेज की हैं, वो जिससे हमने परचेज की हैं हमने गुड्स, उनको हम या तो गुड्स कई बार रिटर्न कर देते हैं, या जिनको सेल की हैं उनसे हम रिटर्न ले लेते हैं। उस केस के अंदर हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने कैंट से परचेज की थी, हमें उसमें से कुछ गुड्स पसंद नहीं आई, हम उनको रिटर्न करना चाहते हैं। तो जब हम रिटर्न करेंगे पहले हम एंट्री रिजेक्शन आउट के अंदर डालेंगे। पहले जो आप एंट्रियां डाल रहे थे जब हम रिटर्न करते थे, आप परचेज रिटर्न के केस में डेबिट नोट के अंदर एंट्री डाल देते थे, और सेल रिटर्न के केस में क्रेडिट नोट के अंदर हम डायरेक्टली एंट्री डाल देते थे। लेकिन अगर हम ये सेल ऑर्डर प्रोसेस या परचेज ऑर्डर प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो अगर परचेज रिटर्न होती है, सेल रिटर्न होती है, तो यहाँ पे ये ग्रीन बटन रिजेक्शन आउट का बटन हम यूज करेंगे, यानी कि ऑल्ट F6 प्रेस करेंगे जब हम गुड्स को रिटर्न करते हैं, रिजेक्ट आउट करते हैं। तो मान लेते हैं हम कैंट को गुड्स आउट कर रहे हैं, हमें कुछ गुड्स पसंद नहीं आई, वो हम उसको वापस भेज रहे हैं। तो ये अमूल ले लेते हैं ये गोल्ड मिल्क हमने इससे परचेज किया था, जो हमने पसंद नहीं आया, हम उसको वापस भेज रहे हैं। और जब हम एंट्री रिजेक्शन आउट में डालेंगे तो हमें यहाँ पे ट्रैक नंबर डालना है। तो हम यहाँ पे न्यू ट्रैक नंबर डालेंगे कि कौन सा ट्रैक नंबर है, यहाँ पे ट्रैक नंबर डालेंगे। और यहाँ पे ये लिस्ट ऑफ ऑर्डर पूछ रहा है, इसको नॉट एप्लीकेबल देंगे। और यहाँ पे अमूल शोरूम जहां से हमारी ये गुड्स जा रही हैं, क्योंकि हम रिजेक्शन आउट कर रहे हैं, अमूल शोरूम हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम ये बैच नंबर सिलेक्ट करेंगे जो गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं।
तो ये मान लेते हैं हम 50 क्वांटिटी रिटर्न कर रहे हैं। रेट और डिस्काउंट जो हमने परचेज करते हुए डाला था वो रेट डिस्काउंट हम डाल देंगे। तो ऐसे जब हम गुड्स रिटर्न करते हैं किसी को तो हम सबसे पहले एंट्री रिजेक्शन आउट के अंदर डालेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो। और उसके बाद हम एंट्री जैसे ही रिजेक्शन आउट में डालेंगे तो हमारे गोडाउन में से, हमारे स्टोर में से क्वांटिटी कम हो जाएगी। क्या होगा? हमारे गोडाउन में से सिर्फ क्वांटिटी कम होगी। और जैसे ही इसके बाद हम अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हो अकाउंटिंग वाउचर में हम आ गए हैं और यहाँ पे डेबिट नोट के अंदर हम एंट्री डालेंगे, क्योंकि जब परचेज रिटर्न होती है तो उसकी एंट्री हम डेबिट नोट वाउचर यानी कि कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे। तो जैसे ही आप कंट्रोल 9 प्रेस करोगे तो ये डेबिट नोट वाउचर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। इसको हम इनवॉइस मोड में, यहाँ पे ये बटन होता है देख सकते हो नीचे, या आप कंट्रोल V प्रेस करके इसको इनवॉइस मोड में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, या यहाँ पे लिखा होता है एज इनवॉइस, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है एज इनवॉइस, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए ग्रीन कलर का बटन और या कंट्रोल V प्रेस कर दीजिए तो ये इनवॉइस मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपने ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डालना है, यानी कि जब हमने परचेज की थी इस कैंट से जो ओरिजिनल परचेज नंबर था वो परचेज नंबर, और जो उस बिल के ऊपर डेट थी ओरिजिनल डेट परचेज बिल के ऊपर वो डेट डाल देनी है। और ये पार्टी सिलेक्ट करेंगे जिसको हमने गुड्स रिटर्न की हैं कैंट ब्रदर्स को, और यहाँ पे ट्रैक नंबर सिलेक्ट करेंगे जो हमने रिजेक्शन आउट के टाइम दिया था, और यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर उसका जीएसटीएन नंबर, और वो रेगुलर मान लेते हैं पर्सन है उसका जीएसटीएन नंबर, और टाइप ऑफ डीलर यहाँ पे रेगुलर सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे परचेज लेजर हमने मान लेते हैं ये 12% के ऊपर उससे परचेज की थी, और यहाँ पे हमने ये ट्रैक नंबर देख सकते हो अपने आप उसने सिलेक्ट कर लिया है क्योंकि हमने डाला था जब रिजेक्शन आउट की थी। और नीचे यहाँ पे हम ये इनपुट, यहाँ पे टैक्स लगाएंगे इनपुट ICGST, क्योंकि ये लोकल परचेज है, इनपुट CGST 6% और इनपुट SGST 6% हम लगाएंगे। तो मेरे ख्याल से समझ में आया आपको। एक बात और याद रखनी है, जब हम रिजेक्शन आउट के अंदर एंट्री डालते हैं वहां पे हमें ये CGST और SGST टैक्स नहीं लगाना होता, वहां पे सिर्फ हम क्वांटिटी डालते हैं कि कितनी क्वांटिटी हमने रिटर्न की है कैंट ब्रदर्स एंड कंपनी को, लेकिन यहाँ पे हम टैक्स लगाएंगे और यहाँ पे प्रोवाइड GST डिटेल में यस करेंगे। और यहाँ पे हम सप्लायर भी हमें बेटा एक नोट भेजेगा जब हमारे पास हम उसको गुड्स रिटर्न करेंगे, यानी कि जब हम कैंट ब्रदर्स को गुड्स रिटर्न करेंगे वो भी हमें एक नोट भेजेंगे, तो वो नोट नंबर हम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, तो जब हम गुड्स रिटर्न करते हैं या कोई हमें रिटर्न करता है तो यहाँ पे उसका डेट डालेंगे जिस दिन उसने हमें ये डेबिट नोट या क्रेडिट नोट नंबर दिया है, हमने उसको बेटा ये डेबिट नोट भेजा है वो हमें क्रेडिट नोट भेजेगा, ये याद रखना है। वो क्रेडिट नोट नंबर हम यहाँ पे डालेंगे और जिस दिन वो क्रेडिट नोट यानी कि जो डेट उस क्रेडिट नोट के ऊपर है वो डेट हम यहाँ पे डाल देंगे। तो मेरे ख्याल से आपको पता चला कि कैसे हमने ये डेबिट नोट इशू करना है। ये हम डेबिट नोट कैंट ब्रदर को भेजेंगे और वो हमें क्या भेजेंगे, वो हमें क्रेडिट नोट भेजेंगे। तो ये बात आपने याद रखनी है कि अगर हम किसी को गुड्स रिटर्न करते हैं तो उसको हम डेबिट नोट देते हैं और वो हमें क्या देगा, क्रेडिट नोट देगा। और इसी तरीके से जब सेल रिटर्न होगी तो हम क्रेडिट नोट देंगे और वो हमें डेबिट नोट देगा, और वो डेबिट नोट नंबर जहां मैंने आपको बताया वहां डाल देना है। उसके बाद आपने बिल को एडजस्ट कर देना है क्योंकि हमने ये गुड्स उसको रिटर्न कर दी है। तो मेरे ख्याल से आपको पता चला कि पहले हमने रिजेक्शन आउट के अंदर एंट्री डालनी है और उसके बाद डेबिट नोट के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम एंट्री डालेंगे, ये तो डाली डेबिट नोट की, अब हम रिजेक्शन इन की एंट्री डालते हैं कि राज ट्रेडर को हमने गुड्स बेची थी, सेल की थी, उसने कुछ गुड्स हमें रिटर्न कर दी हैं। तो हम ये इन्वेंट्री वाउचर के अंदर जाएंगे और उसके अंदर ये ऑप्शन है रिजेक्शन इन की, तो ये रिजेक्शन इन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये रिजेक्शन इन यानी कि हमने गुड्स वापस ले ली हैं, हमारे पास वापस आ गई हैं। यहाँ पे राज ट्रेडर का नाम डालेंगे और यहाँ पे कौन सी आइटम हमारे पास वापस आई है वो आइटम हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आइटम उसने हमें वापस की है, और यहाँ पे ट्रैक नंबर डालेंगे
जब हमारे पास गुड्स वापस आएंगी तो हम इसका एक ट्रैक नंबर डालेंगे ताकि हम बाद में क्रेडिट नोट की एंट्री डाल सकें। तो जब भी ये रिजेक्शन इन रिजेक्शन आउट की हम बात करेंगे तो हम एक ट्रैक नंबर डालते हैं, जिससे हमें कम पता चल जाता है कि कौन सी गुड्स हमारे पास वापस आई हैं। यहाँ पे हम क्वांटिटी डाल देते हैं और रेट, जिस रेट के ऊपर हमारे पास गुड्स वापस आई हैं। तो ये रिजेक्शन इन करने के बाद हम एंट्री क्रेडिट नोट वाउचर के अंदर डालेंगे। तो क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री डालने के लिए आपने अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाना है और उसके बाद आपने ये कंट्रोल F8 प्रेस करना है, या ये ग्रीन बटन जहां पे लिखा हुआ है क्रेडिट नोट, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। तो ये आपने इसको इनवॉइस मोड में लेके आने के लिए यहाँ पे ये ग्रीन बटन या तो प्रेस करना है या कंट्रोल भी प्रेस करना है। तो ये इनवॉइस, पहले आपने ओरिजिनल इनवॉइस नंबर यानी कि यहाँ पे सेल बिल नंबर, जब हमने राज ट्रेडर को सेल की थी, जो सेल बिल इशू किया था उसका नंबर, और जिस दिन वो सेल बिल इशू किया था यानी कि जो डेट सेल बिल के ऊपर है वो डेट आपने यहाँ पे डालनी है। और यहाँ पे जो 1 जुलाई 2017 सैटरडे लिखा हुआ है, यहाँ पे हम वो डेट डालेंगे जिस दिन हम ये क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं। कौन सी डेट? जिस दिन हम ये क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं वो डेट हम डालेंगे। और यहाँ पे हम पार्टी का नाम, जिसने हमें गुड्स रिटर्न की है, राज ट्रेडर, और यहाँ पे ट्रैक नंबर सेलेक्ट करेंगे और ये K800। तो बाकी डिटेल अपने आप आ जाएगी। मान लेते हैं ये पंजाब के अंदर ही है और ये रेगुलर डीलर है, सिलेक्ट कर लेते हैं। और हमने इसको सेल की थी रिटेल प्राइस पे, और सेल लेजर के अंदर मान लेते हैं हमने इसको 18% पे सेल की थी, और ये हमारी आइटम अपने आप आ गई है क्योंकि हमने ट्रैक नंबर डाल दिया था। और यहाँ पे हम आउटपुट CGST यहाँ पे डालेंगे, आउटपुट CGST 9%, और यहाँ पे आउटपुट SGST 9% डालेंगे क्योंकि ये लोकल से रिटर्न हुई है। तो ऐसे हम ये क्रेडिट नोट नंबर डालते हैं और ये एडजस्ट कर देंगे बिल में से कि हमारी ये गुड्स रिटर्न होकर वापस आ गई हैं। तो मेरे ख्याल से आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि कैसे हम ये एंट्री को डालते हैं। तो चलिए, ये कहानी तो थी हमारी क्रेडिट नोट की, और आपको अब पता चल चुका है कि जब हम क्रेडिट नोट इशू करते हैं उससे पहले हम रिजेक्शन इन के अंदर एंट्री डालेंगे, यानी कि गुड्स हमारे पास वापस आ गई हैं। और एक बात याद रखनी है, जैसे ही रिजेक्शन इन में एंट्री डालोगे, हमारे स्टॉक के अंदर, हमारे शोरूम के अंदर, हमारे स्टोर के अंदर क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और जैसे ही आप क्रेडिट नोट की एंट्री डालोगे वो एंट्री राज ट्रेडर के अकाउंट में चली जाएगी। तो आज की कहानी हम यहीं तक रखते हैं। तो आज हमने बहुत सारी बातें सीखी, यानी कि जो हमारे ये सारे मेन पॉइंट थे हमने डिस्कस कर लिए हैं कि कैसे हम इंटीग्रेटेड अकाउंट्स और इन्वेंट्री का ट्रीटमेंट करते हैं, जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन कैसे डालते हैं, एक्चुअल और बिल क्वांटिटी में जब डिफरेंस होता है तब एंट्री कैसे डालते हैं, मल्टीपल लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, परचेज ऑर्डर प्रोसेस, सेल ऑर्डर प्रोसेस, ट्रैकिंग नंबर और रिजेक्शन इन रिजेक्शन आउट की कहानी आपको सारी पता चल गई है। आज की कहानी यहीं तक, बाकी बातें नेक्स्ट